बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अब जो हमारा लेक्चर मैं बनाने लगी हूँ ये है इनर प्रोडक्ट स्पेस पे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस का के ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ हैं। उससे पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं इनर प्रोडक्ट, जैसे कि मैथमेटिकल मेथड का 7 चैप्टर है। तो कुछ आप इसकी डेफिनेशंस पहले पढ़ लेते हैं ताकि हमें एमसीक्यूज़ में जो है वो यूज़फुल हो। देखिए जी, इनर प्रोडक्ट किसे कहते हैं। इनर प्रोडक्ट आपके लिए, इसके लिए आपको एक वेक्टर स्पेस की ज़रूरत होती है और वेक्टर स्पेस के साथ आपको एक फ़ील्ड की ज़रूरत होती है। तो इनर प्रोडक्ट ओवर द फील्ड वी, आपके पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। अब ये फील्ड जो है ये रियल नंबर्स का सेट भी हो सकती है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट भी हो सकती है। और एक फंक्शन जिसकी ख़ास किस्म की नोटेशन है आपके सामने, इस तरह की ख़ास किस्म की नोटेशन है। इसकी डोमेन है वी क्रॉस वी और इसकी रेंज जो है वो वही फील्ड है जो स्पेक्टर स्पेस की फील्ड है। तो आपका ये जो फंक्शन है ये इनर प्रोडक्ट फंक्शन कहलाएगा अगर ये फंक्शन 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। अब वो 3 कंडीशंस क्या हैं? वो 3 कंडीशंस हैं आपके पास। ज़ाहिर है चूँकि ये ऑर्डर पेयर पे अप्लाई हो रहा है, ये आपके पास 2 डायमेंशन के सेट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, वेक्टर स्पेस के 2 डायमेंशन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो आप 2 एलिमेंट्स लेंगे, उनके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आए वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इनके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और वो आंसर 0 तब होगा इफ़ एंड ऑनली इफ़ अगर वो जो वेक्टर आप ले रहे हैं वो वेक्टर जो है आपके पास 0 वेक्टर हो, तो फिर आपके पास इनर प्रोडक्ट का आंसर जो है वो 0 होगा। अदरवाइज़ सेम वेक्टर्स का आप इनर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं सेम वेक्टर्स के ऊपर, तो हमेशा आंसर जो है वो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। सेकेंड नंबर पे देखें कि अगर आप 2 वेक्टर्स उठाते हैं वेक्टर स्पेस से और उनके ऊपर इनर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, तो उनकी जगह बदल के इनर प्रोडक्ट अप्लाई करें। दोनों आंसर्स बराबर होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ कॉन्जुगेट का होता है। यानी कि अगर तो ये आपकी क्योंकि ये जो आंसर आता है इनर प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद ये फील्ड में जाता है। तो देखिए, अगर फील्ड के एलिमेंट तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड है फिर तो कॉन्जुगेट का फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर फील्ड आपकी रियल नंबर्स के सेट है तो फिर इस कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं होता। उसके बाद देखिए, अगर आप 3 एलिमेंट उठाते हैं ए v1 v2 और v3 और 2 ए और बी जो है आप 2 कॉन्स्टेंट्स यानी कि स्केलर्स उठाते हैं फील्ड में से और आप इस तरह से उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला एलिमेंट जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है v1 और v2 का। तो आपके पास इन्हें 2 हिस्सों में 2 इनर प्रोडक्ट में सेपरेट किया जा सकता है, जिसमें पहला तीसरे के साथ और दूसरा वेक्टर भी तीसरे के साथ आता है और ए कॉमन निकल जाता है और बी कॉमन निकल जाता है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ जो हैं अगर कोई आपका ये फंक्शन सेटिस्फाई करे तो ये फंक्शन जो है इनर प्रोडक्ट कहलाता है। और यही फंक्शन आपकी इस वेक्टर स्पेस, जिस वेक्टर स्पेस के ऊपर ये डिफाइंड है, तो इस फंक्शन को इस वेक्टर स्पेस के साथ मिला के हम कहते हैं दिस इज़ द इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इस वक्त जिस वेक्टर स्पेस के ऊपर आपका इनर प्रोडक्ट डिफाइन होगा उस स्पेस को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस कहेंगे। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास एक एग्जांपल है। इनर प्रोडक्ट जो है क्योंकि एक फ़ंक्शन है और आप जानते हैं कि फ़ंक्शन का बिहेवियर मुख्तलिफ होता है, हर फंक्शन का बिहेवियर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। तो आप बहुत से इनर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं किसी एक वेक्टर स्पेस के ऊपर, एक से ज़्यादा इनर प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वेक्टर स्पेस है आर एन। जैसा कि हम वेक्टर स्पेस का टॉपिक पढ़ चुके हैं, इसलिए हम जानते हैं कि आर एन भी एक वेक्टर स्पेस बनाती है। तो अगर आपके पास आर एन क्रॉस आर एन डोमेन है और फंक्शन है आपके पास ये, और आप जा रहे हैं फील्ड में, तो आप ये देखें ये इनर प्रोडक्ट अगर आप इस तरह का आर एन क्रॉस आर एन आपकी डोमेन हो, यानी कि आर एन वेक्टर स्पेस हो, तो उसमें से जब आप एलिमेंट तो पिक करेंगे तो वो एलिमेंट एन डायमेंशन के एलिमेंट्स होंगे, वह एन डायमेंशन के एलिमेंट्स होंगे। और आप जब उनका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इनर प्रोडक्ट देखिए, अगेन वही बात आती है, इनर प्रोडक्ट इज़ अ फंक्शन, तो इनर प्रोडक्ट हमेशा डिफ़ाइन किया होगा। आपको बताया जाएगा कि इनर प्रोडक्ट आपने ऐसे लेना है, फंक्शन का बिहेवियर आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे इनर प्रोडक्ट देखिए उसने कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है। इनर प्रोडक्ट उसने डिफ़ाइन किया हुआ है कि पहला एलिमेंट पोजीशन वाइज इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और एनथ से एनथ पोजीशन वाले एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और वो उनका सम करके जो भी आंसर आता है वो आपके पास इन दोनों का इनर प्रोडक्ट है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इस इनर प्रोडक्ट को जो आर एन के ऊपर इस वक्त डिफ़ाइंड है, ये ख़ास किस्म का इनर प्रोडक्ट है, इसे हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कहते हैं।
अब ये यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट और आर एन है, तो इसको आप R2 के ऊपर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, R3 के ऊपर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, R1 के ऊपर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। यही प्रोसेस अगर आपके पास R2 के ऊपर डिफ़ाइंड है तो फिर ये n डायमेंशन के बजाय 2 डायमेंशन के एलिमेंट्स होंगे, और आपके पास एलिमेंट जो है वो सिर्फ यहाँ तक होगा, u1 u2 और v1 v2 तक होगा। u1 v1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस v1 v2 में से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ आपका इतना आएगा। अगर 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन में आपके पास 3 तक जाएगा, और अगर 1 डायमेंशन है तो सिर्फ 1 तक आप रहेंगे। तो ये जो जनरलाइज उसने फॉर्म दी है यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट की, इसको आप याद रख लें जहन में। ये n डायमेंशनल स्पेस के ऊपर है। अब इसी तरह से आप 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन एंड सो ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आपके पास है वो नॉर्म या लेंथ ऑफ द वेक्टर की है। नॉर्म कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, पहले आपको इनर प्रोडक्ट आना चाहिए, उसके बाद नॉर्म डिफ़ाइन करते हैं। अगर आप एक वेक्टर उठाएं, वेक्टर स्पेस से एक वेक्टर लें और आप उसी वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लें, उसके साथ ही जो आंसर आता है उसको आप स्क्वायर रूट कर लें, तो ये जो रियल नंबर आपके पास बना है दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्म ऑफ द वेक्टर्स v, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है डबल लाइंस डालकर। अगर किसी वेक्टर का नॉर्म जो है वो 1 आंसर दे तो उसका मतलब है इस इनर प्रोडक्ट का आंसर 1 होगा, तभी तो अंडर रूट लेने से आंसर आपके पास नॉर्म का 1 आया है। अच्छा जी, अगर किसी वेक्टर का नॉर्म आपके पास 1 हो तो फिर उस या दूसरे लफ्ज़ों में उस वेक्टर का उसी के साथ इनर प्रोडक्ट लेने से आंसर 1 आए तो फिर उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं या इसको नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। तो किसी भी वेक्टर को अगर आपने नॉर्मलाइज़ करना हो किसी वेक्टर को, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर u वेक्टर है, अगर आप इसे नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसको इसके नॉर्म से डिवाइड कर दें, तो आप कहेंगे कि आपने इस वेक्टर u को नॉर्मलाइज़ कर दिया। तो नॉर्मलाइज़ करने का तरीका आपने देख लिया कि किस तरह से हम किसी वेक्टर को नॉर्मलाइज़ करते हैं। नॉर्मलाइज़ करने के लिए आपको नॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। एक छोटी सी एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 आपके सामने है। वो आपसे कह रहा है कि इस वेक्टर को, ये एक वेक्टर है 3 डायमेंशन का, इसको जाके नॉर्मलाइज़ करें। तो आपने इसका नॉर्म फाइंड किया। नॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, इनर प्रोडक्ट लेने। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि उसने इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन ही नहीं किया हुआ, बगैर डिफ़ाइन किए उसने इनर प्रोडक्ट ये नॉर्म फाइंड कर लिया। नॉर्म बेसिकली क्या है, नॉर्म जो है वो इनर प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट ऑफ वी का वी के साथ ही इनर प्रोडक्ट लें और फिर अंडर रूट ले लें तो वो नॉर्म बन जाता है। यहाँ उसने इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन ही नहीं किया, और जहाँ इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन ना हो तो याद रखिएगा वहाँ पे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि आपके पास स्पेस इस वक्त रियल स्पेस है और 3 डायमेंशन की स्पेस है। तो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, आप पहले v1 और v2 की जगह, दोनों जगहों पे आपके पास v है, इसके पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, दूसरे को दूसरे से 4 और तीसरे को तीसरे से करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। तो अंडर रूट में आपके पास बनता है 5। तो आपका नॉर्म जो बनता है वो अंडर रूट 5 बनता है। और नॉर्मलाइज़ कैसे करते हैं कि ओरिजिनल वेक्टर को जाके उसके नॉर्म से डिवाइड कर दें, तो हर टर्म जब नॉर्म से डिवाइड होगी तो ये आपने इस वेक्टर को नॉर्मलाइज़ कर लिया। तो नॉर्मलाइज़ करने का तरीका आपने देख लिया कि कैसे नॉर्मलाइज़ किया जाता है, और यहाँ पे आपने नॉर्म फाइंड करने का तरीका भी देख लिया कि नॉर्म कैसे फाइंड किया जाता है। इसके बाद ये है आपके पास कॉशी श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। कॉशी श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी जो है ये बाय नेम, इसका रिज़ल्ट आप याद रखिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास u और v कोई से 2 एलिमेंट्स हैं किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस के ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, देन आप उन दोनों का इनर प्रोडक्ट लें और फिर उसका मॉड लें तो वो लेस देन इक्वल होता है उन दोनों के अलग अलग नॉर्म के प्रोडक्ट के। ये रिज़ल्ट है जी, बस आपने ये रिज़ल्ट याद रखना है कॉशी श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट है जी आपके पास कुछ थ्योरम से नॉर्म स्पेस के ऊपर, इनके रिजल्ट्स याद रखें कि किसी भी जब वेक्टर का आप नॉर्म लेते हैं तो हमेशा आपके पास एक पॉजिटिव आंसर आता है। किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर नॉर्म का आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या 0 आएगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इनर प्रोडक्ट के ऊपर भी यही बात है ना, क्योंकि नॉर्म बनता है इनर प्रोडक्ट से। इनर प्रोडक्ट अगर आपका पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आंसर देता है, तो फिर नॉर्म भी उसी के मुताबिक, क्योंकि उसी का स्क्वायर रूट तो आपका नॉर्म होता है, तो नॉर्म भी उसी लिहाज से उसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। और 0 एंड 0 तब होगा जब आपका v 0 होगा। जिस तरह से आपका v 0 होने से इनर प्रोडक्ट 0 हो जाता है, उसी तरह फिर आपका नॉर्म भी 0 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास k टाइम्स k जो है आपके पास कोई स्केलर है बेसिकली कि आपके पास कोई स्केलर है, और स्केलर अगर आपके किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो और इकट्ठा आप उसका नॉर्म लें तो के बाहर निकल आता है और v का नॉर्म, वेक्टर का नॉर्म अलग हो जाएगा, लेकिन के जब बाहर निकलेगा तो मॉड के साथ बाहर निकलेगा। यानी कि जो भी स्केलर है, चाहे वो रियल है, चाहे वो आपके पास रियल नंबर चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, जब आप उसे कॉमन निकालेंगे तो आपके पास जो है
वो कॉमन मॉड के साथ निकलेगा। इसके अलावा ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहलाती है नॉर्म की। नॉर्म जो है सम ऑफ टू वेक्टर्स का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल होता है उनके अलग अलग नॉर्म के सम के। तो ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी के नाम से आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो जी आपके पास ये जो डिफाइंड है एंगल अगर आपने फाइंड करना हो कोई से दो वेक्टर्स के दरमियान इनर प्रोडक्ट स्पेस में, तो एंगल का फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी। यू और वी के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है, यू और वी का इनर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई यू का नॉर्म और इंटू वी का नॉर्म। तो आपके पास ये जो एंगल आप फाइंड करते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान, ये जो है आपके पास ज़ीरो से जो है वो पाई के दरमियान होता है, यानी कि ज़ीरो से पाई के दरमियान में पहले दो क्वाड्रेंट्स के दरमियान होता है। इसके अलावा कोई से दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे अगर वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि उन दोनों के दरमियान 90 का एंगल होता है। ज़ाहिर है 90 का एंगल होगा तो cos 90 आपके पास ज़ीरो होगा। cos 90 ज़ीरो होने की वजह से आपके पास न्यूमरेटर जो है यहाँ से न्यूमरेटर की वैल्यू ज़ीरो निकलेगी। मीन्स आपका इनर प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स के दरमियान दो वेक्टर्स अगर आपके ऑर्थोगोनल हैं तो एंगल उनके दरमियान 90 बनता है और उनका इनर प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होता है और उनको इस तरह से लिखा जाता है कि यू ऑर्थोगोनल है वी के साथ। तो u चाहे v के साथ ऑर्थोगोनल हो जाए या v u के साथ ऑर्थोगोनल हो जाए, यानी कि u v का इनर प्रोडक्ट या v u का इनर प्रोडक्ट इस केस में जो है ना वो दोनों ही ज़ीरो आंसर देंगे। इसके अलावा ज़ीरो वेक्टर के बारे में आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि ज़ीरो वेक्टर जो है वो हर वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल होता है, यानी कि इसका इनर प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर के साथ लें तो चाहे वो ज़ीरो हो चाहे नॉन ज़ीरो हो, ये सब के साथ जो है वो ज़ीरो आंसर देता है, ये सब के साथ ऑर्थोगोनल होता है। अच्छा जी एक और रिज़ल्ट देख लें। यहाँ पे एग्जांपल 8 की स्टेटमेंट की फॉर्म में ये रिज़ल्ट है। अगर u एक ऑर्थोगोनल वेक्टर है v के साथ तो जाहिर आपको पता है कि इनका इनर प्रोडक्ट आपस में ज़ीरो होगा। अगर ये दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं तो देखिए इनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो निकला। तो दो वेक्टर्स अगर ऑर्थोगोनल हैं तो इनका इनर प्रोडक्ट आपस में ज़ीरो होगा। देन आप शो करें कि एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ u इज़ ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू v, यानी कि दो वेक्टर्स यानी कि u अगर v के साथ ऑर्थोगोनल है तो u का हर स्केलर मल्टीपल भी v के साथ ऑर्थोगोनल होगा। ये रिज़ल्ट है जी, आपने यहाँ पे प्रूव करना है और इस रिज़ल्ट को आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेफिनेशन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है ओवर r, आप उसका एक सबसेट लें w। ये W जो है आपका इसका एक सबसेट है द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। इस सबसेट का जो आप ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं तो W के ऊपर उल्टा T लिखा होता है, तो ये W पॉप इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि तो ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W बनता है, यानी कि एक सबसेट लिया और फिर उस सबसेट का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बनाया। तो इस सबसेट में V के वो तमाम सारे एलिमेंट्स सुपर स्पेस के यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के वो सारे एलिमेंट्स शामिल होंगे जिनका इस V के एलिमेंट्स के साथ जब इनर प्रोडक्ट लिया जाता है तो आपके पास आंसर जो है वो ज़ीरो निकलता है। यानी कि वो सारे एलिमेंट्स आप इनर प्रोडक्ट स्पेस के लेते हैं जो W के तमाम एलिमेंट्स के साथ परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो यानी कि उनके दरमियान एंगल जो है वो 90 का है। तो उन सब को उठा के आप W के इस सेट में W परपेंडिकुलर में यानी कि W पर्प में डाल देते हैं। तो इसलिए हम इसे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। इसमें W के ऑर्थोगोनल W का के साथ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इस तरह से बनता है कि जिसमें सुपर स्पेस का यानी कि आप ये कह सकते हैं कि W पर्प जो है बेसिकली बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि जैसे ये W का सबसेट है, लेकिन ये W का सबसेट नहीं है। W पर्प जो है बेसिकली सबसेट है आपके सुपर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस का, ठीक है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो ऑर्थोगोनल सिस्टम की है और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ वेक्टर्स पड़े हुए हैं जो आप इनर प्रोडक्ट स्पेस में से लेते हैं और आपने ये शो करना है कि ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है, तो हमारे जहन में फ़ौरन ये बात आती है कि ये वेक्टर्स जो हैं ऑर्थोगोनल कब होंगे, अगर इनके दरमियान एंगल जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल जो है वो 90 का है। एंगल 90 होने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि उनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो देखें जी क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपके पास कुछ कलेक्शन ऑफ द वेक्टर्स है इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर R, ठीक है जी। इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल सिस्टम, इसको ऑर्थोगोनल सिस्टम कहते हैं इफ़ इट्स डिस्टिंक्ट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। अगर इसके मुख्तलिफ वेक्टर्स यानी कि एक वेक्टर अगर आपके पास u1 है और दूसरा वेक्टर u2 है, ये आपस में परपेंडिकुलर हों और यानी कि आपस में परपेंडिकुलर हों, इसी तरह से u2 u3 के साथ या u1 जो है वो सबके साथ पहले परपेंडिकुलर हो जाए
फिर U2 सबके साथ परपेंडिकुलर हो जाए, U3 सबके साथ परपेंडिकुलर हो, सिवाय खुद के, क्योंकि जो सेम वेक्टर्स होते हैं U1 और U1 यानी कि सेम वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो सकते ना, ये तो पैरेलल होते हैं। तो सेम वेक्टर्स, इसलिए उसने स्पेशली कहा है डिस्टिंक्ट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वही होते हैं जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। तो एक वेक्टर अपने साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, एक वेक्टर अपने साथ पैरेलल हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा डिस्टिंक्ट वेक्टर्स आपस में सारे के सारे अगर आप परपेंडिकुलर हो या उनका इनर प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो हम ये कहते हैं कि वो सारे वेक्टर्स जो हैं आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। इसके साथ ही ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। यही सिस्टम आपका ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बन जाएगा अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करें। दो कंडीशंस कौन सी हैं? दो कंडीशंस ये हैं कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट वेक्टर्स यानी कि UI और UJ का इनर प्रोडक्ट, आपने दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स उठाए और उनका इनर प्रोडक्ट जो है आपके पास आए आंसर में ज़ीरो, अगर वो डिस्टिंक्ट है, अगर I J के बराबर नहीं है। ठीक है जी, ये मैंने लिखा हुआ है, ये हल्का सा आपको नज़र आएगा। UI और UJ का के इनर प्रोडक्ट का आंसर ज़ीरो है अगर I और J आपस में बराबर नहीं है, यानी कि वो वेक्टर्स जो आपस में जो वो सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स जिसमें डिस्टिंक्ट वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल है। ये रिज़ल्ट आपको ये शो कर रहा है, डिस्टिंक्ट वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हो लेकिन UI UJ के इनर प्रोडक्ट का आंसर 1 है व्हेन I इज़ इक्वल्स टू J, यानी कि जब सेम हो, यानी कि U1 के साथ जब आप इनर प्रोडक्ट लें तो आंसर ज़ीरो ना आए, आंसर 1 आए। लेकिन जब आप U1 का किसी और डिफरेंट वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो आपके पास आंसर जो है वो ज़ीरो है। इनके सेम वेक्टर आंसर जो है, सेम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट आंसर 1 देता है और डिफरेंट वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट ज़ीरो आंसर देता है। तो इस सिस्टम को हम ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम कहते हैं। चलिए जी, बेसिक डेफिनेशंस तो हमने पढ़ ली, रिवाइज़ कर ली। अब हम आते हैं अपने MCQs की तरफ। इनर प्रोडक्ट स्पेस के MCQs आपके सामने हैं। नंबर 1 पे अगर आपके पास ये कहा जाए कि V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और तो ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई ये होल्ड करती है V1 V2 और V2 V1 के बराबर है। अगर आपको याद हो, अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि V1 V2 बराबर है V2 V1 के इनर प्रोडक्ट के व्हेन द फील्ड इज़ व्हाट, फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हो, रियल नंबर्स की हो, इंटीजर्स हो या रैशनल नंबर्स हो। ये आपको याद है, इसकी ये बेसिकली इसकी सेकंड क्वालिटी है, इनर प्रोडक्ट की सेकंड प्रॉपर्टी है, जिसमें आपको कहा जाता है कि V1 V2 का जो इनर प्रोडक्ट है वो बराबर हो जाएगा V2 V1 के इनर प्रोडक्ट के, लेकिन साथ में कॉन्जुगेट आ जाएगा। यानी कि आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं लेकिन आपके पास V1 की जगह V2 चला जाएगा, V2 की जगह V1 आ जाएगा अगर आप उसका कॉन्जुगेट ले लें तो। लेकिन आप ये देखें, अगर आपकी तो फील्ड आपके पास, क्योंकि आपकी फील्ड अगर रियल नंबर्स का सेट हो जाए, क्योंकि ये जो आंसर्स आते हैं हमारे पास इनर प्रोडक्ट की जो रेंज होती है वो हमारे पास फील्ड होती है, और अगर फील्ड, ये जो आंसर्स हैं ये फील्ड के हिस्सा हैं, अगर फील्ड ही हमारे पास रियल हो तो रियल नंबर्स के ऊपर आपको पता है कॉन्जुगेट का कोई असर नहीं होता। तो फिर आपका V1 V2 का इनर प्रोडक्ट V2 V1 के इनर प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा अगर फील्ड आपकी रियल नंबर्स का सेट है। तो इसका डी ऑप्शन आप टिक करेंगे। नंबर 2 पे देखिए, आपके पास ये मैंने आपको अभी बताया था, U और V फॉर एग्जांपल कोई से दो एलिमेंट्स आप उठाते हैं R एंड स्पेस से, तो आप इनका इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। अब आपको याद होगा ये यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है, अभी हमने पढ़ा है, इसको हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कहते हैं। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि ये कौन सा इनर प्रोडक्ट है, आयलर्स इनर प्रोडक्ट, लेबनिज़ इनर प्रोडक्ट, कॉशी इनर प्रोडक्ट या यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट, और हम जानते हैं कि ये यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखिए, इफ़ देयर इज़ नो इनर प्रोडक्ट इज स्पेसिफाइड इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस दैट वी टेक द इनर प्रोडक्ट। अभी ये भी बात हुई है, जैसे मैं आपको शुरू में इंट्रोडक्शन दे रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया कि जब कोई इनर प्रोडक्ट आपको स्पेसिफाइड ना हो, ठीक है, इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर इनर प्रोडक्ट जो है आपका स्पेसिफाइड ना हो तो हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट फिर उसमें उस वक्त कंसिडर करते हैं कि इस वक्त जो इनर प्रोडक्ट है वो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो हमारी फिंगर टिप पे होती है, हम उसे याद रखते हैं। नेक्स्ट है जी 4 नंबर पे आपके पास लेट V है कि आपके पास वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F, अ मैपिंग इज सेट टू बी द इनर प्रोडक्ट ऑन V इफ़ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि ये मैपिंग जो है आपके पास इनर प्रोडक्ट कहलाती है। देखिए जी, पहली कंडीशन देखेंगे तो बिल्कुल आपकी पहली कंडीशन ऑफ द इनर प्रोडक्ट जैसी है, दूसरी कंडीशन जैसी है इनर प्रोडक्ट की, और तीसरी भी आपकी इनर प्रोडक्ट की कंडीशन है। ये तो तीनों इनर प्रोडक्ट की कंडीशंस हैं। इसका मतलब है कि आपका ये फंक्शन जो है इनर प्रोडक्ट कहलाएगा अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं। तो डी आप ऑप्शन टिक करेंगे, ऑल अबव। नेक्स्ट है जी 6 नंबर पे आपके पास
हाउ मैनी इनर प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड ऑन अ वेक्टर स्पेस। अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है तो आप उसके ऊपर कितने इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे एक मिसाल ले लेते हैं, आर एन की ही मिसाल ले लेते हैं। आर एन के ऊपर एक इनर प्रोडक्ट मैंने डिफाइन किया जो कि यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट था, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ही इसके ऊपर डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि एक ही फंक्शन, बिकॉज इनर प्रोडक्ट तो फंक्शन है, क्या एक ही तरह का यूक्लिडियन फंक्शन इसके ऊपर डिफाइन किया जा सकता है? नहीं, आप इसके ऊपर बहुत से इनर प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। अगर आप अपनी एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स देखें, तो आप देखेंगे कि इनर प्रोडक्ट देखें जी, कुछ तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे यूक्लिडियन बाई नेम हमें आता है, तो ये तो इसका स्टैंडर्ड बिहेवियर है। लेकिन जो बाई नेम नहीं होते तो वो अपनी मर्ज़ी से भी कुछ फंक्शंस डिफाइन करके इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको दे सकता है। तो आप ये याद रखिएगा कि एक वेक्टर स्पेस के ऊपर एक इनर प्रोडक्ट नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा कहीं भी कोई कुछ भी हो सकते हैं। तो ओनली वन का ऑप्शन गलत है, ओनली थ्री, ओनली टू। हम ये नहीं कह सकते कि दो होते हैं या तीन होते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं। ठीक है जी, तो एक वेक्टर स्पेस के ऊपर आप बहुत से इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। तो 6 का डी ऑप्शन आप टिक करेंगे। 7 नंबर पे देखें, वी आपके पास एक वेक्टर स्पेस है और कैपिटल वी में से अगर आप एक एलिमेंट उठाते हैं स्मॉल वी, उसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं, उसका ऊपर से फिर आप स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्म, दिस इज़ कॉल्ड द मैग्नीट्यूड, लेंथ और ऑल अबव। अच्छा, जब नॉर्म की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो नॉर्म का ऑल्टरनेट नेम जो है वो मैग्नीट्यूड भी होता है या लेंथ ऑफ द वेक्टर भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है, आप जाके इसको देख सकते हैं। आप इसकी जब नॉर्म की डेफिनेशन हेडिंग लगी होती है तो वहाँ लेंथ ऑफ द वेक्टर का भी होता है या मैग्नीट्यूड। लेंथ को वैसे भी मैग्नीट्यूड का वर्ड भी लेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है वेक्टर की, तो लेंथ भी है, नॉर्म भी कहते हैं, इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो आप डी ऑप्शन टिक करेंगे, ऑल अबव। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, 8 नंबर पे वी आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और आप इसमें से एक वेक्टर उठाते हैं, वी द रियल नंबर। ये जो है दिस इज़ व्हाट, अगेन ये कौन सा मतलब ये क्या है? ये नॉर्म है, वी का नॉर्म है, तो आप इसमें ए ऑप्शन को टिक करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये तीनों नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास 9वें नंबर पे, अगर आपके पास भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और स्मॉल वी इसका एक वेक्टर है, तो ये जो रियल नंबर है ये आपके पास इन तीनों चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है, किसके बराबर होगा? अब हम जानते हैं कि वी का जब इनर प्रोडक्ट लेके हम इस तरह से स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो वी नॉर्म का आता है। लेकिन अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया जाए तो यहाँ से स्क्वायर रूट आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वी का जो इनर प्रोडक्ट है वो वी नॉर्म के स्क्वायर के बराबर होता है। इसका सी ऑप्शन आप टिक करेंगे। 10th जो है वो हमारे पास रिपीटेड है। अच्छा जी, 11th नंबर पे देखें, 11th नंबर पे है वी आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और इसमें से अगर आप एक वेक्टर लेते हैं और उसका नॉर्म अगर वन आ जाए उस वेक्टर का, तो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हाँ, यूनिट वेक्टर भी कहते हैं और आपको पता है उसको नॉर्मलाइज वेक्टर का भी मैंने आपको भी बताया था कि उसको हम नॉर्मलाइज वेक्टर भी कहते हैं, यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, जिस वेक्टर का नॉर्म वन आ जाए या जिस वेक्टर का इनर प्रोडक्ट वन हो। तो आप इसमें सी को टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी दोनों बातें होती हैं। नेक्स्ट है जी 12 नंबर पे नॉन ज़ीरो वेक्टर वी। एक नॉन ज़ीरो वेक्टर वी है आपके पास, इसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद। इसको किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे ये जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको नॉर्मलाइज करने का तरीका बताया था अभी स्टार्ट में कि आप किसी वेक्टर को अगर उसी के नॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो ये आप उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइज करने के लिए किसी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई करें? आप 1/, उसके नॉर्म के रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो इसमें आप ए ऑप्शन पे टिक करेंगे। अच्छा जी, 13 नंबर पे देखें, 13 नंबर पे आपके पास है अ नॉन ज़ीरो वेक्टर वी कैन बी नॉर्मलाइज। अगेन सेम वही चीज़ है, कैन बी नॉर्मलाइज बाय डिवाइडिंग। अगर इसको किससे डिवाइड किया जाए, आप जानते हैं इसको वी नॉर्म से डिवाइड किया जाए तो ये नॉर्मलाइज हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में 1/v नॉर्म से मल्टीप्लाई किया जाए और डिवीज़न में सिर्फ वी नॉर्म से डिवाइड कर दिया जाए। सिर्फ वर्डिंग का फ़र्क है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। इसके अलावा देखिए आपके पास 14 नंबर पे है द नॉर्म ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर आपको दिया हुआ है 3,4, 2 डायमेंशन का वेक्टर है। आप इसको विद यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट से इसका नॉर्म फाइंड करें। आप नॉर्म आप कैसे फाइंड करेंगे? पहले आप इसका इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे वी का वी के साथ इनर प्रोडक्ट। अब आपको याद होगा स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या था। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ये था कि आपने क्या करना है, अगर आपके पास पहला वेक्टर यू वी है और दूसरा यू है, लेकिन इस केस में आपके पास चूँकि आपने वी का वी के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेना है, तो पहले केस में यानी कि पहला वेक्टर आपके पास वी है और दूसरा वेक्टर भी आपके पास वी है।
यानी कि v1 का कैरेक्टर भी v सेटिस्फाई कर रहा है और v2 का कैरेक्टर भी v सेटिस्फाई कर रहा है। और आप जानते हैं कि यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, पहले वेक्टर के एक्स पोजीशन के पहले पोजीशन के एलिमेंट को दूसरे वेक्टर के पहले पोजीशन के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, यानी कि आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप v का इनर प्रोडक्ट इस केस में ऐसे लेंगे, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। इनको आप एडअप कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इनका इनर प्रोडक्ट। लेकिन चूँकि आपने नॉर्म लेना है तो नॉर्म का मतलब होता है आपने स्क्वायर रूट भी लेना है। आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर जो है 5 आएगा। आप सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। इसी तरह से 15 देखें, यू और वी कोई से दो वेक्टर्स हैं, इनका यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के अंडर आप इन्हें इनका इनर प्रोडक्ट लेके दिखाएं। तो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कैसे होगा, इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर 3 और दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास 4 2 8 आएगा। तो आपके पास आंसर जो है इनर प्रोडक्ट का 11 आता है। आप डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। अच्छा जी, अब आप देखें जी, आपके पास है 15 नंबर हो गया था, अब 16 नंबर पे आपके पास है v आपके पास एक 2 डायमेंशन का वेक्टर है और आपने इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है। और इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऐसे है, अब यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट नहीं है, अब इनर प्रोडक्ट इस केस में उसने खुद ही डिफाइन कर दिया। तो आप इसी के अंडर चलेंगे और इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और आंसर बताएंगे। देखें जी, यहाँ पे तो उसने u और v का इनर प्रोडक्ट बताया, लेकिन आपको v का v के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेना है। ठीक है जी, आपको इनर प्रोडक्ट लेना है v का ही सिर्फ इनर प्रोडक्ट, मीन्स आपको u की जगह भी v और v की जगह भी v। तो जब आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो देखिए इसको आप अप्लाई करें x1 y1 माइनस x1 y2। अब इसका मतलब ये है कि u के जो एलिमेंट्स हैं, u के जो एलिमेंट्स ज़ाहिर है u भी आपका 2 डायमेंशन का होगा और v भी आपका 2 डायमेंशन का होगा। तो u के जो एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है वो आपका x1 y1 है और v के कोऑर्डिनेट्स को वो x2 y2 कंसिडर कर रहा है, ये जहन में रखें। लेकिन इस केस में आपका u और v दोनों सेम है, यानी कि x1 x2 के बराबर है और y1 जो है y2 के बराबर है, यानी कि जो y1 है वही y2 है और जो x1 है वही x2 है। तो यहाँ आपको आसानी होगी। तो जब आप इनर प्रोडक्ट लेंगे v का v के साथ ही इनर प्रोडक्ट लेंगे अंडर दिस इनर प्रोडक्ट डिफाइंड, तो आप क्या करेंगे, x1 को y1 के साथ यानी कि 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस x1 को y2 के साथ यानी कि अगेन y2 सेम है, 3 को 4 के साथ 12, फिर माइनस करेंगे x2 को y1 के साथ, x2 भी आपका 3 है और y1 भी आपका 4 ही है। तो 4 को अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 12, और आगे आपके पास है प्लस 3 टाइम x2 y2, अगेन 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x1 भी आपका 3 है, x2 भी आपका 3 है, y1 भी आपका 4 है और y2 भी आपका 4 है। तो 3 इंटू 12। अब आप ये देख सकते हैं ये 12 इस 12 से कैंसिल हो गया और ये 12 इस 12 में 3 टाइम 12 में से माइनस होता है, तो आपके पास 2 टाइम्स 12 यानी कि आपके पास आता है 3 2 ज़ा ये आपके पास 1 टाइम्स 2 टाइम्स 12 आता है, यानी कि आपके पास आता है 24। और इसमें से आपका जो ऑप्शन है वो कोई ऑप्शन भी इससे मैच नहीं कर रहा 24 से। अच्छा जी, हमारा जो आंसर आ रहा था वो हमारा 24 आ रहा था, लेकिन इसमें अब ये भी सीन हो सकता है कि देखें अगर वो u को कंसिडर कर रहा है, u के एलिमेंट को जैसे मैंने कंसिडर किया था x1 y1, क्योंकि हमारे ज़हनों में y से मुराद y पोजीशन का सेकंड पोजीशन का एलिमेंट ही होता है, और v से मुराद अगर मैं ये कंसिडर करूँ x2 y2 फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन इस तरह से करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 24 आ रहा है, जबकि इसमें 24 का ऑप्शन ही कोई नहीं है। लेकिन आई थिंक सो जो उसने कंसिडर किया हुआ है, उसने कंसिडर किया हुआ है u के एलिमेंट्स को x1 x2 यानी कि y पोजीशन इस तरह से कंसिडर किया हुआ है, और v के एलिमेंट्स को उसने y1 y2 कंसिडर किया हुआ है। समझ आ गई आपको? तो इस केस में आपके पास चूँकि u का मतलब भी v है और v का मतलब भी v है, तो v आपके पास 3,4 है। इसका मतलब है 3,4 और 3,4, यानी कि आपके पास x1 y1 जहाँ भी होगा उसका मतलब 3 होगा और x2 y2 जहाँ भी होगा उसका मतलब 4 होगा। अब इसके ऊपर जब हम अप्लाई करके देखते हैं x1 y1 आपका 3 इंटू 3 9, x1 y2 तो x1 y2 3 इंटू 4 12, x2 का मतलब 4 और y1 का मतलब 3, तो 4 इंटू 3 अगेन 12 प्लस 3, x2 और y2 दोनों का मतलब है 4 4 16 3 ज़ा 48,
तो ये आपके पास जो है बन जाता है 57 माइनस 57 प्लस में और माइनस 24। 57 में से आप 24 माइनस करते हैं तो आपके पास अब 33 आता है। अब देख लें ये 33 आपका आंसर। अब देख लीजिएगा क्योंकि इसमें हमारा वो जो है हमारी अपनी अपनी चॉइस होती है। यू के कोफिशिएंट्स जो हैं वो हम जो हमारी रूटीन होती है हम x, y टाइप लेते हैं। हो सकता है उसने x1, x2 इस तरह से करके लिया हो। तो देख लीजिएगा इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन तो ज़ाहिर आपने टिक करना है। तो अगर आप छोड़ देंगे नहीं करेंगे तो इट्स मीन कि आपने अटैम्प्ट ही नहीं किया। तो इसका बी ऑप्शन आप टिक कर लेंगे इस लिहाज से। इसके बाद देखें अगेन आपके पास u और v है और आपने फिर इनका इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है, जबकि इनर प्रोडक्ट आपका इस तरह से डिफाइंड है। इसमें भी इस चीज़ का ख्याल रख लें कि उसने u के कोफिशिएंट को u के अंदर एलिमेंट्स को x5 से रिप्रेजेंट किया है या x1 y1 से रिप्रेजेंट किया है। तो ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसके मुताबिक आप अपना आंसर दें। इसमें आप ये देखें कि आपके पास इसमें उसने इस तरह से कंसिडर किया हुआ है कि u के अगर हम कोफिशिएंट्स को x1 y1 कंसिडर करें और v के कोफिशिएंट्स को x2 y2 कंसिडर करें, जबकि पहले में उसने थोड़ा डिफरेंट लिया हुआ था। तो इसमें इस तरह से कंसिडर करें फिर ये एप्लीकेबल होता है और इस तरह से हमारा आंसर जो है वो 18 आता है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा कि उसने XY करके उसके कोफिशिएंट रखे हुए या x1 x2 के हिसाब से रखे हुए, फिर उसी हिसाब से आपने यहाँ पर पुटिंग करनी है। इसमें देखिए 18 नंबर पे आपके पास है v। अब अगेन आपने v का क्या फ़ाइंड करना, इनर प्रोडक्ट फाइंड करना, और इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन हुआ है। अब इसमें फिर आपको ये सोचना होगा कि आपने किसको x1 y1 रखना है। अब देखें जहाँ पे एक सिंगल वेक्टर है तो उसकी रूटीन ये है, जहाँ पे सिंगल वेक्टर आपके पास आ रहा है v, तो आप v का v के साथ जब इनर प्रोडक्ट लेते हैं यानी कि एक ही वेक्टर है तो उसमें v के कोफिशिएंट्स को वो x1 x2 और दूसरे v के कोफिशिएंट को वो y1 y2 कंसिडर कर रहा है, यानी कि u के कोफिशिएंट को फॉर एग्जांपल y1 y2 कंसिडर कर रहा है और v के कोफिशिएंट को वो x1 x2 कंसिडर कर रहा है। जब आपके पास सेम है, आपने अगर v का v के साथ लेना है तो इस केस में आप कोफिशिएंट्स को x1 x2 और y1 y2 के तौर पे कंसिडर करेंगे। और अगर आपके पास दो डिफरेंट, जैसे पिछले 17 में दो डिफरेंट u और v दिए हुए थे, वहाँ पर आप फिर xy के हिसाब से आप चल सकते हैं। तो इस हिसाब से जब आप इसके अंदर पुट करते हैं तो चूँकि आपने यहाँ पे नॉर्म फाइंड करना है, आपने इनर प्रोडक्ट लेना है v का v के साथ और उसके बाद उसका अंडर रूट लेना है, तो आपके पास 25 आता है इनर प्रोडक्ट का आंसर, और अंडर रूट लेने से आपके पास 5 आ जाता है। इसके बाद आप देखें अगेन आपका सेम v है और v आपका अकेला है और आपने फिर इसका नॉर्म फाइंड करना है, और अब आपका इनर प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया हुआ है। आप इस इनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास बी ऑप्शन आपका ठीक आता है। नेक्स्ट है जी आपके पास नॉर्मलाइज फैक्टर ऑफ v। आपने इस फैक्टर का नॉर्मलाइज फैक्टर फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द इनर प्रोडक्ट डिफाइन दिस। देखिए आप नॉर्मलाइज किसी भी वेक्टर को कैसे करते हैं, आप उस वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं उसके नॉर्म के साथ, तो वो उसका नॉर्मलाइज्ड फैक्टर हो जाता है। तो नॉर्म जो है, नॉर्म अपने अंदर इनर प्रोडक्ट को छुपाए हुए, इनर प्रोडक्ट आप फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास नॉर्म बनेगा। तो इसके लिए इनर प्रोडक्ट उसने डिफ़ाइन किया हुआ है। अच्छा जी, इसमें आप देखें 20th आई थिंक गालिबन हम 20th नंबर पे कर रहे थे। 20th नंबर पे आप देखें आपके पास आपने जो कि नॉर्मलाइज़ करना है, आप इसका नॉर्म फाइंड करेंगे, इस नॉर्म इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इस तरह से और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अच्छा, इसमें फिर अगेन जब आप दोनों तरीके आपके जहन में आते हैं कि आप v के एलिमेंट्स को इस तरह से x1 x2 करके कंसिडर कर रहे हैं या xy कंसिडर करके कर रहे हैं, तो अगर आप x1 x2 करके कंसिडर करते हैं तो आपके पास इनर प्रोडक्ट जो है वो आपके पास 22 आता है, और अगर आप xy करके कंसिडर करते हैं तो आपके पास इनर प्रोडक्ट जो है वो आता है आपके पास 18 इनर प्रोडक्ट का आंसर 18 आता है। यानी कि अगर आप एक्स वाई वी के कोफिशिएंट को एक्स वाई करके कंसिडर करते हैं तो आपके पास इनर प्रोडक्ट का आंसर आता है 18, और अगर आप x1 x2 करके कंसिडर करते हैं तो आपके पास 22 आता है। अब आप 22 का अंडर रूट लें और 18 का अंडर रूट लें। 22 का अंडर रूट जो है वो फिर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 22 का अंडर रूट नहीं है। अगर आप 18 का ऑप्शन लेते हैं तो आपके पास 3 अंडर रूट 2 आता है। 3 अंडर रूट 2 इससे नियरेस्ट आंसर है, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर कोई भी नहीं है। ये देखें अब होगा क्या, आप अपने ओरिजिनल वेक्टर को इसके नॉर्म से डिवाइड कर देंगे। नॉर्म आपके पास आता है 3 अंडर रूट 2, तो आपका ओरिजिनल वेक्टर है 2,3 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 2। तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो 2/3 अंडर रूट 2
और 3/3 √2, ये आपके पास जो है आंसर आता है, आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो आप ये देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन में अब डिनोमिनेटर तो यहाँ पे कोई भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर न्यूमरेटर देखें आप गौर से, तो आपके पास न्यूमरेटर में ये देखें यहाँ 2 1 है, 2 1 तो है ही नहीं, 2 3 न्यूमरेटर में होना चाहिए, आपके पास 2 और 3। तो इस हिसाब से अगर आप अप्रॉक्सीमेट करीब आंसर जो है उसको टेक आउट कर दें, तो वो आंसर जो है आपके पास डी ऑप्शन आपके पास बनता है। आप इसको डी को टिक कर दें। इसी तरह से आपके पास 21 नंबर पे है और 22 नंबर पे है। अच्छा, 21 नंबर का भी मैं देख रही हूँ कि जब आप इसको नॉर्मलाइज़ करते हैं, इसका इनर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, यानी कि नॉर्म फाइंड करते हैं, तो भी आप ये देख लें, क्योंकि यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के अंडर आपने नॉर्म फाइंड करना है। तो जब आप इसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं, वी का वी के साथ लेते हैं, तो 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करके 4 आता है और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके 9 आता है। इनको एडअप करें और फिर आप इस तरह से इसका आपके पास 13 आता है, यानी कि आपके पास नॉर्म का आंसर जो है, वी नॉर्म का आंसर √13 आता है, और ये आपको किसी ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल आपके ऑप्शंस अगर ठीक नहीं भी हैं तो आप ये देख लें कि फिर अगेन वही को नियरेस्ट को आपने टेक आउट तो करना है। आपका ओरिजिनल वेक्टर जो है वो 2 3 है, उसको √3 से डिवाइड करें, √13 से डिवाइड करें, तो ये आपका नियरेस्ट आंसर बन रहा है। तो आप इस आंसर को टेक आउट कर देंगे बहरहाल, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आप ये तो क्वेश्चन पेपर में अगर आपका गलत आ जाता है तो वो तो आप किसी को भी टिक आउट कर लेंगे, तो आपका आंसर जो है वो सही माना जाएगा। लेकिन ये आप खुद प्रैक्टिस कर लें कि इसका क्या आता है, ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद आप ये देख लें, आपका इसका जो है वो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर आप फाइंड करें। अब चूँकि अगेन इसमें इनर प्रोडक्ट नहीं बताया गया, तो यहाँ पे जहाँ पे इनर प्रोडक्ट ना बताया जाए वहाँ पे भी यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट होता है। आप इस वेक्टर को इसी के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे। तो जब आप लेते हैं तो 1 को 1 से 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, और आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा बी का नॉर्म। तो आपके पास बनता है √6, देखें बनता है, और यहाँ पे कहीं भी आपके पास √6 का ऑप्शन नहीं है। तो ये भी ऑप्शंस गलत हैं। इसमें से भी आप कोई भी ऑप्शन अगर टिक आउट कर देते हैं तो आपका जो है वो सही माना जाएगा, लेकिन आप नियरेस्ट को टिक आउट करें। नियरेस्ट को टिक आउट करने का मतलब ये है कि देखें, आपका ओरिजिनल वेक्टर है 1 2 1, इसको आपने जाके डिवाइड करना है √6 से, ठीक है। 1/√6, 2/√6 एंड 1/√6। तो ये जो नियरेस्ट आपके पास होगा 1/√6 के बजाय उसने 5 लिखा हुआ है, 2/√6 और 1/√6, ये नियरेस्ट है, तो आप इसको टेक आउट कर दें।